से बोले कि जिनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये अंदाज ऐसा होगा कि जो बुक से रिलेट करेगा। ऐसा इदारा जिसका पर्पस प्रॉफिट नहीं है वो नॉट फॉर प्रॉफिट। एनजीओ क्या होता है आप बताओ? जिनका कोई प्रॉफिट नहीं होता वो कम प्रॉफिट पे काम करते हैं। एक बार ठीक है, क्या गलत कहा इन्होंने? बोले बोले पब्लिक के लिए काम करते हैं। आप बता रहे थे कुछ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी बात। प्रॉफिट नहीं होता लेकिन कम होता है। अब आपको ये जो स्टेटमेंट आपने कहा, अगर आप किसी ऐसे बंदे को ये बात समझा रहे हो जिसको नहीं पता हो, तो क्या कोई चीज सही तरीके समझ पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी इस बात से परेशान हो जाएगा यार प्रॉफिट भी नहीं होता और प्रॉफिट थोड़ा भी होता है तो क्या मतलब है। अब उसको समझाने का तरीका ये होगा आपका, आप कहेंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम उसमें कोई बिजनेस ही नहीं कर सकते। आपने कल अपने मजहब की चैनल पर देखी, हमने बहुत से ऐसे सैलानी हैं, वो अपने पास जितने भी कोर्सेज लॉन्च करता है तो उसकी भी कोई ना कोई फीस रखता है। वो फीस इसलिए होती है क्योंकि वहां की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं हर चीज के लिए मांगना ना पड़े। ठीक है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट करा दिया, अब वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना लोगों के लिए काफी एक हेल्दी स्पोर्ट्स है, लेकिन उस चीज के लिए पैसे तो चाहिए। अब पैसे हमने क्या किया, एक मिनिमम टिकट रखी। अब उस टिकट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। क्यों? जो इवेंट कंसीडर किया जा रहा है उसके लिए तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो अगर मैं कल की चीजों को एक बार फिर से पढ़ूं तो मुझे इस बात का पता चलेगा। एको बहुत आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं मेरे बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर है ना, हम तीन चीजें पढ़ते। बिजनेस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, और स्टेक होल्डर किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था बिजनेस। बिजनेस का पर्पस क्या होता है भाई? प्रॉफिट का कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है कि मैं कोई चीज परचेज करूंगा। परचेज किससे करूंगा मेरे भाइयों? सप्लायर से। और फिर मैं इसे क्या करूंगा? सेल करूंगा। सेल किसको करूंगा? कस्टमर को करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे और कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी, कोई एक्सचेंज ऑफ इवेंट होगा। अब वो एक्सचेंज ऑफ इवेंट क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं सप्लायर हूँ, मैं अपनी नॉलेज सेल कर रहा हूँ और आप हैं कस्टमर, आप उस नॉलेज को परचेज कर रहे हैं फीस देके। तो यहाँ पर मेरा और आपका एक कनेक्शन बन गया है। आपने जब मुझे पे कर दिया, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल। किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा? BQR 512 किसी की गाड़ी है? BQR 512। अब क्या सिर्फ बिजनेस कोई चीज परचेज करके ही बेच सकता है? तो हमने कल ये देखा था कि नहीं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को खुद भी बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कहते हैं। और इस तरह के बिजनेस जो प्रोडक्ट को खरीद के अपनी दुकान पर रखते हैं और बेचते हैं उसको हम कहते हैं रिटेल बिजनेसेस। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, दो तरह की चीजों का हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स क्या होती है? टेंजिबल होती है। सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। जरा आप बताइएगा भाईजान, टेंजिबल किसे कहते हैं? जिसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस हो, यानी जिसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होगी वो हमारे लिए सर्विस और इंटेंजिबल में आएगा। तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी गई। तो हमने अपने बुक के पहले पेज को इस तरह से रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो देखो, मुझे एक बात बता, आप अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। अब बड़ा आदमी बनना है, वो आपका विजन है। क्या है आपका विजन? कि आपने 5 साल के बाद एक सक्सेसफुल, 5 साल 10 साल के बाद क्या करना है? सक्सेसफुल आदमी बनना है। ये आपका विजन है। उस विजन को पूरा करने के लिए आपको आज कुछ करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे जाएंगे। समझ आई बात? उस विजन को कंप्लीट करने के लिए आपने एक मिशन, एक पाथवे बनाया जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपको पहुंचना है इवेंचुअली। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आपने पाथवे बना लिया, इसे कहते हैं मिशन। क्या कहते हैं? मिशन। कि मेरा अपनी उस विजन तक पहुंचने के लिए ये पाथवे है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तो मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां पर मुझे पहुंचना है। पहले आप लोगों का विजन
बड़ा आदमी बनने का तो था, लेकिन हो सकता है आपका विजन हो डॉक्टर बन के करने का, आपका विजन हो बीबीए करने का, आपका विजन हो सिविल इंजीनियर बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन जाए। यानी आपके पाथवे चेंज होते हैं, लेकिन विजन क्या होता है, सेम ही होता है कि आपने इवेंचुअली बनना क्या है, बड़ा आदमी बनना। अच्छा जी, सिर्फ विजन के सोचने से और पाथवे को डिसाइड करने से मुझे सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। मुझे अब अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरे गोल्स क्या होंगे कि यार सीए के पेपर्स मुझे देने हैं, तो सबसे पहला गोल होगा पीआरसी को पास करना। तो पीआरसी के सब्जेक्ट्स आपके लिए बन गए अभी इनिशियल गोल, जो हेल्प करेंगे उस मिशन को कंप्लीट करने में और हेल्प करेंगे विजन तक पहुंचने में। तो आपके लिए पीआरसी का कोर्स क्या होगा, गोल। अब गोल तो आपने बना लिया। अब गोल बनाने के बाद जैसे मैं आज आपकी क्लास में आया, भाई हमारी हर क्लास का कोई ना कोई पर्पस है, आपके हर दिन का कोई ना कोई पर्पस है कि भाई आज जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बेटा आप लोगों ने क्या स्टडी रूटीन बनाया, अपना टाइम टेबल बनाया। जैसे मिसाल के तौर पर अपने हर बच्चे को कहते हैं इसी तौर पे कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने पूरे दिन की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको लिखना है और आपने मुझे बताना है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना आवर्स दे सकते हैं। अब हो सकता है एक बच्चा कहे क्या मेरा स्टेमिना स्ट्रेट पढ़ने का बहुत अच्छा है, मैं 2 घंटे भी स्ट्रेट पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है आपने वो 2 घंटे रखने। बाद बच्चे कहते हैं नहीं मैं ब्रेक्स पे बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, कि सुबह आधा घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा पढ़ा। ये आपने क्या किया, गोल बना दिया। अब उस गोल का पर्पस क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही है, तो हम अपने कोर्स को स्लोली ग्रेजुअली इस अंदाज में लेके चल रहे हैं कि सब बच्चों को समझ आ जाए, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कल जो पढ़ा उससे पढ़ना है, उससे रिवाइज करना है, उसमें कोई मसला उसको खत्म करना है और मजीद अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आज के दिन अगर आप आए हो, आपको क्लासेस लेने आए थे, अकाउंटिंग की क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि आज के गोल के अंदर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्लास था। तो आपके जहन को पता था एक्सेप्टेबिलिटी, आपको आपने तो पहली क्लास ही ली थी, आपको क्या फर्क पड़ता है अकाउंटिंग लेते हैं आईटी में देते हैं, क्योंकि आपको पता था कि ऑब्जेक्टिव में आईटी भी लिखा था। तो आपको उस तरह से रिलेटिवली बनाने का मौका मिला। अब सब हो गया, आपने सोचा कि विजन की है, आपने सोचा मिशन की है, आपने सोचा गोल की है, आपने सोचा ऑब्जेक्टिव। अब ये पूरा कैसे होगा? अब मिसाल के तौर पे कोई बुक मैं इसको अज्यूम करता हूँ ये मेरी बुक है आईटी की। अब मैंने यहाँ स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे यहाँ पढ़ने कितने पेजेस, 3 पेजेस पढ़ने, ये 3 पेजेस पढ़ने हैं। अब इस 3 पेजेस के भैया चैप्टर नंबर 1 पढ़, ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं इसे पढ़ूंगा कैसे। पहले मैं क्या सर के लेक्चर को सुनूंगा, फिर मैं बुक पढ़ूंगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आपने स्ट्रेटजी मेकिंग करना शुरू कर दी। क्या आप लोग अपने हर काम के लिए स्ट्रेटजी मेकिंग नहीं करते कि इस काम को करेंगे कैसे? इवन अगर आप दावत में जाने के लिए तैयार होते तो स्ट्रेटजी मेकिंग करते हो ना, व्हाट क्या मुझे करूंगा, ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ताकि मैं अपने इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकूं। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब आप देख रहे हो वार्डरोब की एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं शर्ट तो मेरे पास अवेलेबल है लेकिन उससे मैचिंग कोई पैंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव जो मेरा दावत में जाने का है वो अचीव नहीं हो सकता जब तक मेरे पास रिसोर्सेज ना हो। तो रिसोर्सेज को गैदर करना स्ट्रेटजी के बाद कहलाता है टैक्टिकल। यानी कि सोचा तो आपने है इस तरह की ड्रेसिंग, लेकिन उस ड्रेसिंग के लिए रिसोर्सेज का नाम होना और उस रिसोर्सेज को अरेंज करने का नाम कहलाता है टैक्टिकल। कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूंगा, मैं किस तरीके से काम को परफॉर्म करूंगा कि इवेंचुअली जो मेरा टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। आप जीन्स भी पहन सकते थे लेकिन एक फॉर्मल इवेंट है, अब उस फॉर्मल इवेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या किया, रिसोर्सेज को गैदर करना शुरू कर दिया। रिसोर्सेज को गैदर जब आपने किया तो इवेंचुअली अब आपको ऑपरेट करना आसान हो गया। अब मिसाल के तौर पर आपके पास बुक नहीं है, मैं कहता हूँ बेटा आपने बुक रीड करती है। अब कौन कौन से बच्चे तो बुक रीड कर सकते हैं जिनके पास बुक होगी, जिनके पास रिसोर्स ही नहीं होगी, क्या वो मेरे इस कहने को सही तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिजनेस की नहीं है, ये बात एक जनरल लाइफ की है कि हर काम को करने से पहले विजन होना जरूरी है। हर काम को करने से विजन होना जरूरी है, उस विजन को पूरा करने के लिए एक पाथवे होना जरूरी है।
उस पाथवे के लिए कोई ना कोई आपके पास गोल होगा, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव बनाया। आज के दिन क्या होगा, मैं आज के दिन क्या करूंगा, मेरा गोल तो पीआरसी पढ़ना है, लेकिन आज मैं किस पे कंसंट्रेट करूंगा, मैं आज करूंगा आईटी पे कंसंट्रेट, मैं आज करूंगा इको में कंसंट्रेट, मैं आज करूंगा अकाउंटिंग पे। तो ये आपका डेली ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने क्या कहा, मैं सर की पहले क्लासेस दूंगा, फिर इसके बाद शाम में 2 घंटे 3 घंटे तफरी करने के बाद फिर मैं अपने स्टडी आवर्स सेट करूंगा। तो आपने इस सारी चीजों को क्या किया। अब मैं आपको रिलेट करता हूँ एक बिजनेस से, ठीक है जी। अब ये एक इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल ने सोचा कि यार मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है, मुझे क्या करना है, बहुत प्रॉफिट कमाना है। अब वो बेचारा छोटा बिजनेसमैन था, उसने कहा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन मेरे पास तो इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं कि मैं इतना कमा सकूं, लेकिन मुझे कमाना प्रॉफिट है, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं सैलरी ओरिएंटेड बंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं भी देखो जॉब कौन करते हैं, जॉब करना बुरी बात नहीं है। देखो मैं हमेशा मानता हूँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो जिनको टेंशन से बहुत प्यार होता है, जो कहते हैं 24/7 टेंशन है, मेरा मोबाइल बजता है, तो उनकी नेचर में एंटरप्रेन्योरशिप है। दे आर रेडी टू टैकल द रिस्क, दे आर रेडी टू टैकल द अनकॉल्ड इवेंट। आपको पता नहीं होगा, सडनली कोई बात आ जाती है, आप कहते हैं यार ये तो टेंशन नहीं, लेकिन जॉब में क्या होता है, आपको पता है सुबह उठना है, जूता लेके जाना है, वहां बैठते हुए काम करना है, शाम में आ जाना है, जो मसले मसाले वहीं पे छोड़ दिए, फिर अपनी पर्सनल लाइफ। तो इस तरह की जो लोग नॉर्मल लाइफ कहते हैं कि यार मैं नॉर्मल मेहनत करके नॉर्मल अर्निंग करूंगा, तो उनके लिए जॉब का क्राइटेरिया बहुत बेहतरीन है। जो कहते हैं कि मैं अपनी अर्निंग को अपनी मेहनत से कंपेयर करूंगा, कि जितनी मैंने मेहनत बढ़ाई मेरा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, तो उस तरह के लोगों का माइंडसेट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है जी। तो अब इसने कहा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, लेकिन क्या मैं एक ही तरह का प्रॉफिट कमाते रहूं, क्या मैं हर महीने 10,000 रुपए कमाऊं, नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब आपने बोला नहीं, जवाब आया नहीं करना, फिर इसके बाद आपने बोला कि मैं अपने आप को आज से 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ। देखो हम अपनी लाइफ के अंदर एक बात समझ जाए कि आज आप जिस शख्स से मिल रहे हो ना अपनी जिंदगी में, आज आप अपनी जिंदगी में जिस शख्स से मिल रहे हो, और 1 साल के बाद उसी तरीके से उसी लेवल पे आप उसी शख्स से मिल रहे हो, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। समझ आई बात क्या है। अगर आज जिस हालत में आप मिल रहे हो, आपके पास बहुत सी चीजों की नॉलेज नहीं है, बहुत सी चीजें अचीव नहीं की, बहुत सी चीजें अचीव करनी है, बहुत सी चीजें सोची है, और आपने मुझसे मुलाकात की, 1 साल बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ और मुझे सेम चीज पता चलती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि देखें, सबसे पहली बात, कंपटीशन बेहतरीन चीज है, लेकिन कंपटीशन करें आप अपने आप से। देखो हर दफा मोटिवेशन नाम की चीज नहीं है, मोटिवेशन नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है, हर चीज होती है इंस्पिरेशन। देखो आप खाना खाते हो या नहा के निकले, आप बोल रहे यार पहले कोई वीडियो लगाता हूँ संदीप माहेश्वरी की, मोटिवेशन लेता हूँ फिर कपड़े पहनूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। या सामने पड़ी बिरयानी मस्त किस्म की, 2-2 आलू डाल के, अब आप बोल रहे हो कोई मुझे मोटिवेशनल मिले तो मैं पहले मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा फिर मैं खाना खा सकूंगा। तो मेरे बच्चों, नीड के लिए मोटिवेशन नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन उसके लिए नहीं चाहिए, जो चीज जरूरत है उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सक्सेस हमारी नीड नहीं है, सक्सेस हमारी वांट है। जब सक्सेस को नीड बना लोगे ना तो झक मार के मिलोगे, बात समझ आ रही है। तो सक्सेस को नीड बना लो, इसके मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल सकती, क्या कमी है, कोई कमी है क्या, बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, कम सोच सकते हो ना। देखो अल्लाह ने भी ना आप लोगों को, हर किसी को जहन नहीं दिया, जहानत नहीं दी, किसी को बहुत जहीन बनाया, किसी को कम जहीन बनाया, लेकिन एक चीज जो सबके लिए बोल के रखी है वो है हार्ड वर्क। आप करो, मिल जाएगी चीज, आज नहीं मिलेगी ना, 2 साल बाद मिल जाएगी, इवेंचुअली मिलेगी जरूर, लेकिन उसके लिए आपको फोकस क्या करना है कि आप जो इम्प्रूवमेंट, देखो हर दिन इम्प्रूवमेंट का भी नहीं होता कि मैं हर दिन इम्प्रूवमेंट लाता हूं, नहीं, कुछ दिन आएंगे जिसमें आपका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होगा ना वो बहुत छत फाड़ चुका होगा, आप सब चीजें यूं हो रही होंगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे होंगे
कि जिसमें आपका कुछ काम करने का भी दिल नहीं होगा। वो दिन ऐसे दिन होते हैं जिसमें आपने जो पास्ट में किया उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, तो ही आपको क्या मिलेगा। देखो हर दिन नया काम नहीं कर सकते। मैं 4 अटेम्प्ट से पेपर पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास में इनोवेशन नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हर अटेम्प्ट में इनोवेशन लाना कंपलसरी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने लेक्चर्स को सुनता हूँ तो मैं फील करता हूँ कि स्टूडेंट कैसे सुनता होगा। नहीं समझ आ रही बात कि भाई स्टूडेंट को कौन सी एग्जांपल ज्यादा अच्छी समझ आई, स्टूडेंट को क्या चीज अच्छी समझ। जब तक मैं अपने आप को एनालाइज नहीं करूंगा और बोलूंगा मैं ही जीता हूँ, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। कि अगर मैं ये समझना शुरू कर दिया तो डेली इंप्रूवमेंट अगर आती है तो बेहतरीन बात है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो ये पूरा का पूरा आपके पास एरिया वही है। आपने कहा कि मेरा विजन है रेस्टोरेंट बनाना, मैं एक बहुत बड़ा बारबेक्यू नाइट जैसा रेस्टोरेंट बनाऊं। अब मेरे पास क्या इतने पैसे हैं कि मैं डे वन में इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लूं? नहीं है भाई, गरीब आदमी है। अब तो हमने कहा कि भाई ये मेरा है विजन, ये मेरा क्या है विजन। अब इसके बाद मुझे वो कौन सा तरीकेकार अपनाना है कि मैं इस विजन को पूरा कर सकूं। तो मैं यहाँ सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए, ठेला लगा देना चाहिए, एक स्टॉल लगाता हूँ। टू स्टार्ट विद समवेयर, टू स्टार्ट विद समवेयर, मुझे यहाँ से शुरू होगा, करते 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 क्या होगा, इवेंचुअली मैं वहां पहुंचूंगा। तो ये स्टॉल लगाना इज अ पाथवे जो मुझे क्या बताता है, ये मेरा मिशन है। बात समझ आती है कि नहीं आती बच्चे? फिर इसके बाद क्या है, मेरा गोल क्या है, मैंने क्या करना है। मैंने अपने गोल में क्या एक ही स्टॉल लगा के बैठे रहना है? नहीं, मैंने तो 2 स्टॉल बनाने हैं, दुकान बनानी है, दुकान से फिर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सोचता रहूंगा कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर चीज़ों को। मुझे एक बात बताऊँ, और कनेक्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो इस बात को समझना शुरू कर दें कि ये आईटीबी का जो पेपर है वो कॉमर्स वालों की जागीर नहीं है, वो एक ऐसे इंसान की जागीर है जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये एक स्टॉल है जिसमें मैं बना रहा हूँ अंडे वाला बर्गर। सही है, मेरी बात सुनना और मुझे हेल्प करना। मेरा एक मैं यहाँ पर एक अंडे वाला बर्गर बनाने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कितने कस्टमर को टैकल कर सकता हूँ? 6। वीकडेज में अलग कारोबार होता है और वीकेंड में अलग होता है, ये बात तो आप जानते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कुछ गाड़ियां भी आएंगी, कुछ वॉक इन कस्टमर भी आएंगे, तो मैक्सिमम मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, 15 लोगों को संभालने की। अब इस 15 लोगों को संभालने के अंदर मैं कस्टमर डीलिंग भी कर रहा हूँ, मैं उनके पैसे भी काउंट कर रहा हूँ, उनको पैसे निकाल के भी दे रहा हूँ, मैं खाना भी बना रहा हूँ, मैं सर्व भी कर रहा हूँ, गंदे बर्तन को धो भी रहा हूँ, पार्सल भी कर रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ। फिर मैं टुल्लों को भी देख रहा हूँ कि कोई आके रेडी ना हटा दे मेरी। मैं सारी चीजों को क्या कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक स्टार्टअप हूँ। इनिशियल लेवल पे मैं सब खुद कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ा, मैंने कहा एक काम करते, एक छोटू रखते। वो छोटू क्या करेगा, वो क्या करेगा, छोटू क्यों रख रहा हूँ, वो मेरी हेल्प करेगा कि जब कस्टमर आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा तू कस्टमर से ऑर्डर ले और मुझे आके बताए। ये क्यों किया मैंने, क्यों किया, एफिशिएंसी आए, क्योंकि मेरा काम कस्टमर डील करना है। नहीं, अगर मेरा काम कस्टमर डील करना होता तो मैं ऐसे बंदे को बुलाता जो बन को आप बना सके। तो मैंने क्या किया, अब बन को आप बनाने, अगर मुझे हटा दिया जाए इस बिजनेस से, तो क्या बिजनेस चल सकता है? इसका मतलब यह है कि जो मेन काम है उसको हम कहते हैं कोर एक्टिविटी। क्या कहते हैं, कोर एक्टिविटी। और जो छोटू को मैंने काम दिया है वो क्या है, नॉन कोर एक्टिविटी। क्योंकि अगर मैंने छोटू की जगह कोई और छोटू रख लिया तो मेरे काम पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर मैंने ही आज छुट्टी कर ली अपने काम की तो दुकान कौन खोलेगा? समझ आती है बात? अच्छा जी, फिर मैंने देखा कि यार, मैंने देखा मैं कहां पर स्टॉल लगाया, मैंने लगाया लेट्स सपोज तारिक रोड के बाहर स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब तारिक रोड के बाहर जब मैंने स्टॉल लगाया है तो मेरे पास कस्टमर आएंगे, मेरे पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर आके अपनी अपनी क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे कि भाई अंडे वाला दे दो, चिकन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मेन्यू होता है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्या मैं हर मेन्यू की क्वांटिटी सेम रख सकता हूँ? बेवकूफ हूंगा मैं। मुझे ये अपने कस्टमर को देख के एनालाइज करना है, मेरा कस्टमर डिमांड किसकी ज्यादा करता है।
इसके लिए क्या कॉमर्स पढ़ना जरूरी है? इसके लिए एक ठेले वाले को भी अगर 2 घंटे देख लो ना सुकून से, तो आपको आईटी भी समझ आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट के फीडबैक को अपने ऑपरेशन की इंप्रूवमेंट का पार्ट, यार मिर्ची तेज थी, ये क्या है? फीडबैक है। यार आपने ठीक तरीके से सर्व नहीं किया, ये क्या है? फीडबैक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल बनवाल जब आता है तो किस में आता है? एक रैपर में डाल के दे देते हैं। अब बात सारी ये है, रैपर में डाल के देने से आप स्टूडेंट है, मैंने बोला कहाँ कहाँ पढ़ते हो? बोला ARTT में पढ़ता हूँ। मैंने बोला यार आपके दोस्तों को भी बोलिएगा कि यहाँ आके खाएं। अब मैंने आपको जो रैपर दिया वो बिल्कुल सादा था, वो आपने देखा होगा, नॉर्मल ब्राउन कलर का जो आता है, उसमें मैंने डाल के दे दिया आपको, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं कहा यार एक काम कर, एक डब्बा बना, उस डब्बे में मैं अपना नाम लिखता हूँ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ, उस डब्बे के अंदर जब बर्गर डालूंगा, अगर ये भूल भी गया तो वो डब्बा कहेगा कि कहां से लाया। ये क्या है? पैकेजिंग। यही है ना पैकेजिंग, और किसको बोलते हैं पैकेजिंग? और ये पैकेजिंग क्या है? फॉर्म ऑफ प्रमोशन, फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, कि मैं इनडायरेक्टली अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा हूं क्या चीज के लिए, कि जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो कहां से ली हुई है, फला जगह से। तो ये बिजनेस है भाई, बिजनेस कोई पढ़ के नहीं सीखता है, बिजनेस बाय डिफॉल्ट है। अब जो जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करेगा वो उतना ज्यादा बेहतर समझेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर, जैसे आपको पता होगा मैकडोनल्ड वालों ने भी अंडे वाला बर्गर निकाला था, याद है? मैकडोनल्ड वालों ने भी अंडे वाला बर्गर निकाला था, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? एक्सपर्टीज तो चलो मान लिया, लेकिन बात सारी ये है कि अंडे वाला बर्गर की जो टारगेट ऑडियंस है ना वो अलग है। वो कौन है? चलते फिरते कस्टमर। मैकडोनल्ड पे लोग चलते फिरते नहीं जाते, हमारे यहाँ एक इवेंट समझ के जाते हैं। मैकडोनल्ड जा रहे हैं, सेल्फी लेंगे जोकर के साथ, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे यहाँ मैकडोनल्ड नॉर्मल नहीं है, तो अगर वो जगह नॉर्मल नहीं है तो उस जगह पे अगर कोई नॉर्मल चीज रख ली गई जो मेरी नॉर्मल लोगों से कनेक्शन बना ले, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग मैकडोनल्ड पे जाने वाला क्लाइंट होगा, क्या वो अब जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अबे यार कौन कौन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग देख के रखनी है? मेरे लोगों को देख के रखनी है। अब ये लोगों को देख के रखना किसको कहते हैं? इसे कहते हैं टारगेट मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 8। अब मुझे बताओ, क्या ये आपको नहीं पता था? पता था ना? अब मुझे एक बात बताओ, ऑडियंस को टारगेट करते हुए मैं अगर आज अंडे वाला बर्गर 150 रुपए का रखूं, लोग मारेंगे नहीं? बोले पागल है क्या 150 का? यानी कि मुझे लोगों को देखने के साथ प्राइस का भी पता चलना चाहिए। अब मैं प्रमोशन करना चाहता हूं, तो मैं तो एक छोटा सा ठेले वाला हूं, मेरी प्रमोशनल एक्टिविटी क्या होगी? मेन्यू दे दिया, मेन्यू दे दिया ना सर, ये मेन्यू। और क्या दे दिया मैंने? सर्विस अच्छी कर दी। और क्या कर दिया मैंने? कोई डील निकाल दी। डील क्या है? प्रमोशनल एक्टिविटी है ना, कि इसके साथ ये फ्री, 12 बजे के बाद ऑर्डर की अमाउंट कम, ये सारी चीजें क्या है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब बात सारी ये है, मेरी रीच की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आएगी। मैं अगर टारगेट कर सकता हूँ तारिक रोड टारगेट कर सकता हूँ, गुलशन के बंदे को मैं नहीं काम कर सकता। इसके लिए मुझे यहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रांच पे जाना पड़ेगा ना, एक ठेला वहां लगाना पड़ेगा। ब्रांच को बुक में चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है डिवीजन, मैंने अपना डिवीजन वहां खोल दिया। ठीक है, आप कभी कभी दुकानों पे देखो हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसका मतलब वो अपने काम को डिवाइड नहीं कर रहे, वो कह रहे भाई जो कुछ भी है यही है। तो वो क्या करते हैं, अगर कोई उन्हीं के नाम से कोई दुकान खोलते हैं, वो छोटा सा लगाते हैं न्यू फला, न्यू फला, ताकि वो रिजेम्बलेंस की जो रॉयल्टी ले रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। दिल पसंद वाले ने किया है, दिल पसंद जामा क्लाथ पे वो ओरिजिनल है, जो 3 तलवार पे उसने छोटा सा लिखा है न्यू, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था कि भाई नाम किसी और का चल रहा है, तुझे तो वो कस्टमर आगे ले रहे हैं जो कि वहां से एसोसिएटेड थे।
तो ये कुछ अब ये टैक्टिक्स क्या है, ये पे बिजनेस सिखाता है, ये आपको आईटीबी से देखो, आईटीबी आपको अल्फाज बताएगा कि कहते क्या है। ये जो चीजें मैंने यहाँ आपके सामने बताई, क्या टारगेट मार्केटिंग पहले हम नहीं करते थे? मेरी टारगेट मार्केटिंग कौन है? आप लोग है ना। मुझे आपके हिसाब से प्राइस रखनी है, मुझे आपके हिसाब से पढ़ाना है, मुझे आपके हिसाब से काम करना है। तो हम भी जो काम कर रहे हैं वो भी क्या है, आप स्कूल गए, स्कूल भी तो टारगेट मार्केट था, फीस भी तो आपकी लाइफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक और बिजनेस के ट्रायंगल के अंदर है। सिर्फ आपको लेंस चेंज करना है देखने का कि अच्छा ये इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही है तो मुझे प्लीज पूछो। क्लियर है? अब हम इसको जरा बुक से टैली करते हैं। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं काइंडली वो भी बता दें, कोई मसला तो नहीं है भाई। कोशिश करें जितने बच्चे फिजिकल आके क्लास ले सकते हैं वो फिजिकल आके क्लास लें। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई, टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिस दिन हमारी चीज़ें ओके हो गई ये सब आपको भेज दिया जाएगा। ये सब आप ही के लिए बनाया है, ये खुद रख के क्या करना है मैंने। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बुक से एक दफ़ा देखो, मैं बुक से आपको रिलेट इसलिए करा रहा हूँ कि कोई बच्चे के जहन में ये बात ना आए कि हमें सर ने हो सकता है कोई ऐसी बात पढ़ा दी हो जो बुक में है ही नहीं। तो आज से आपका रीडिंग वाला मरहला भी स्टार्ट हो गया। मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमने कहा, कोई बताएगा हमने कहां तक पढ़ा था? कहां तक पढ़ा था? बिल्कुल ऐसा ही है, पहला पैराग्राफ पढ़ा था। वो आवाम शायद नजर नहीं आ रही है मुझे, बहुत से बच्चे यहाँ नजर नहीं आ रहे। ये पहली क्लास थी या दूसरी क्लास थी? नहीं नहीं, आज के दिन में कौन सी है? दूसरी है, पहली हो गई आप। आई गेस हमने यहाँ तक पढ़ा था। ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है भाई? ऑनलाइन वालों को स्क्रीन नजर आ रही है भाई? हमने आई गेस यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था मेरे भाई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा भाई वॉलंटियरली? मतलब आप पढ़ो। अब यहाँ पर एथिकल का मतलब पता है क्या है? फेवरेटिज्म नहीं होना। फेवरेटिज्म तो आप जानती हो क्या होता है। कि मिसाल के तौर पे ये बच्चा ज्यादा सवाल, देखो दो दो चीज है सर, इस बात को समझो। देखो आप इस क्लास में जब आए हो तो आप में से कितने लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं? कोई भी नहीं जानता एक दूसरे को। दोस्तियां किस तरीके से होंगी आप लोगों की? जो ज्यादा आपस में बातचीत करेगा, जितनी ज्यादा बातचीत होगी उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी। सेम केस विद टीचर। जो जितना ज्यादा, कोई दूसरी बात नहीं करती, पढ़ाई की बात करती, जो जितना ज्यादा पढ़ाई से रिलेटेड बात करता रहेगा उसका नाम भी याद रहेगा, उससे अच्छी बातें भी होंगी, मस्ती मजाक भी होगी। अब वो फेवरेटिज्म में नहीं है, वो एक बॉन्ड बन चुका है। लेकिन इस बात को कतई कोई ये कंसिडर ना करे कि यहाँ कोई इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। कोई फेवरेटिज्म नहीं चल रहा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैं तुम्हें बजा देता हूँ एक एक। तो कोई सारे एक हो, दो चीजें समझ लो कि कभी फेवरेटिज्म नहीं आएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सुनाऊंगा, किसी को सुनाने नहीं दूंगा। मैं डांटूंगा, किसी को डांटने नहीं दूंगा। मैं डांटूंगा, किसी को आईपीएफ के सामने दलील नहीं होने दूंगा। मैं यह बजा दूंगा कि भाई तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। अब वो डांट के प्यार से जिस अंदाज में समझाना मैं समझाऊंगा, लेकिन कल को जब तुम आईपीएफ के सामने जाओगे तो वहां तुम्हें आईपीएफ दलील नहीं कर सकता, तुम वैसे ना हो चुके हो, क्या जरूरत है वहां जाके दलील होने की। तो भाई यहाँ पर इसका मतलब है फेयर डीलिंग का मतलब यार ये देखो, बहुत से कस्टमर आपने देखा होगा यार, मेरा पुराना कस्टमर, तो डीलिंग का इंक्लाइन तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अच्छी क्वालिटी देती और नए कस्टमर को वही क्वालिटी देती। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा अगर है तो एथिक्स के अगेंस्ट है। मैंने एक सप्लायर जो मुझे ज्यादा डिस्काउंट देता है, मैंने उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी। मैं उसके वो काम सारे करना शुरू कर दिया जो कि अनड्यू है, जो कि करने नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो मुझे लार्ज डिस्काउंट दे रहा है तो मैंने उसके कुछ दो चार गलत काम भी कर दिए। ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है,
अब वो चाहे इंटरेस्ट, देखो हर किसी का कोई ना कोई कंसर्न होता है, हर किसी का कोई ना कोई कंसर्न होता है। एक स्टूडेंट का कंसर्न क्या है? एक स्टूडेंट का कंसर्न है कि उसे बात समझ आए, एक स्टूडेंट का कंसर्न है वो पूछे तो उसे जवाब दे, एक स्टूडेंट का कंसर्न है कि उसे हर एरिया में गाइडेंस मिले। अब वो किसी तरह की भी गाइडेंस हो सकती है, और ज्यादातर गाइडेंस क्या होती है कि सर मुझसे फला चीज नहीं पढ़ी जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत से बच्चे अपने अपने बातें करते हैं। तो ये इट्स ओके, लेकिन हर किसी के लिए ओपन फॉर ऑल है। कोई ये नहीं है कि यार ये कोई चाहिए है, ये कोई चाहिए, कोई चाहिए भाई, सारे चाहिए, सही है ना? चाहिए की जब बात करें सारे चाहिए हैं सारे। तो यहाँ पर हमें बात की गई है कि हमें अपने काम को एफिशिएंटली रखना है, लेकिन एफिशिएंट होने के लिए, प्रॉफिटेबल काम बनाने के लिए हम ऐसा नहीं किसी को चलेंगे झाड़ को चढ़ा दें किसी को हटा दें। जैसे हमारे यहाँ वो नहीं हजाम भाई करते हैं, एक बार हमारे वो बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि 1000 की नोट देते हैं, फेशियल भी करा रहे हैं, सारी चीजें करा रहे हैं, तो खत बनाने आते हैं, बाद में उसको करा है तो बात में आते हैं, क्योंकि पता है कि यार ये जिगर अपना कोई मसला नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि वो अलग चीज है, एथिकली यानी हर किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगी तभी जाके काम। अच्छा, बिकॉज दीज वुड हैव अ स्टेक, देखो हर किसी का कोई ना कोई स्टेक है। अब मिसाल के तौर पे ऑनलाइन में जो बच्चे, अब ऑनलाइन के बच्चों की मसला क्या है, वो बेचारे इंस्टेंट पूछ नहीं पा रहे, आप तो एक्सप्रेशंस के साथ चीजों को समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें आपको इस तरह की समझ, बहुत सी चीजें आप देख रहे होते तो आपको समझ आना शुरू होती है, इनके पास कुछ भी नहीं। आप मैंने बोला यार इनको कौन जवाब दे, यहीं पे सारा फोकस रखते हैं, तो ये भी गलत है सबको, क्योंकि इनका भी तो स्टेक है, ये भी तो पढ़ने आए, इनके साथ अनफेयर क्यों? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इनको ज्यादा टाइम दे दिया आप लोगों का, नहीं, हर किसी को बैलेंस लेके चलने का नाम नहीं। आगे बढ़िएगा दोस्त। स्टेक होल्डर का मतलब अभी फिलहाल देखो, those people who have interest in an organization. Stakeholder is equals to those people who have an interest in an organization. Stakeholders are the people, stakeholders are the people Stakeholder are the people those have an interest in an organization, जिनका इंटरेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में। अब मुझे एक बात बताओ, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसका इंटरेस्ट है? आपका और आपके पेरेंट्स का। आपके पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्यों है? आपके किस किस के पेरेंट्स यहाँ साथ आए थे एडमिशन के वक्त? आपके 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 से आपके उनका कंसर्न क्या था? फीस कितनी है, पढ़ाई कैसी होती है, बच्चे ने जो डिसीजन लिया है ठीक तो लिया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जज्बात में आके फैसला ले गया, कितने पेपर होते हैं, किस तरह की पढ़ाई है, कितना टाइम लगता है, कोई और अच्छी क्वालिफिकेशन इसके कंपेयर कोई है, इसका क्या स्कोप है, ये सारी चीजें हमने, क्योंकि उनके पास परचेजिंग कैपेबिलिटी है। अगर उनके पास परचेजिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, आप सेल्फ फाइनेंस के रूप में यहाँ पर आते, तो उनका स्टेक पर आपकी पढ़ाई में कितना होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी उनको ये पावर दे रही है कि वो अब आपके डिसीजंस पे क्या करें, इन्फ्लुएंस करें। बात दफा क्या होता है, जब आप पॉकेट मनी घर वालों से लेते हैं तो आपको हर चीज के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन जब आप खुद से कमाना शुरू करते हैं तो आपको जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आपके लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि यार वैसे तो मैं भी तो कमा ही रहा हूँ ना, तो वहां पर उनका कंट्रोल, तो आपने ये देखना है कि जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट और पावर आपका आता जाएगा। अब डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे बात की जाती है कि मैं और आप जो एक रिलेशन है वो डिपेंडेंसी वाला है, विदाउट यू मैं नहीं कुछ कर सकता, विदाउट मी आप कुछ नहीं कर सकते इस क्लास के अंदर, तो हम दोनों का एक दूसरे में पावर भी इक्वल है, इंटरेस्ट भी इक्वल है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है, तो वहां पर मेरे पास पावर का एलिमेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू योर्स। तो हमने यहाँ पर ये बात समझ ली कि स्टेक होल्डर में समझा रहा था, आपके इस बुक का आखिरी पार्ट पूरा इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी बच्चे को बात समझ में आ रही है?
जी स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब है एक ऐसा, मुझे एक बात बता, आप पहले यहाँ जो टाइम टेबल बनता था आपका कंसर्न था, क्यों आज है स्टेक होल्डर कभी दोनों। स्टेक का मतलब आप किसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंट्स ऑफिस है, आईटीपी की क्लास हो या अकाउंटिंग की क्लास हो, उसका कोई कंसर्न है नहीं है। उसका कंसर्न किसकी है, फीस दी के नहीं दी, यहीं तक कंसर्न है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग हैं, उन बहुत से लोगों का कंसर्न अलग अलग तरीके से। आपका कंसर्न टाइम टेबल से है, टीचर का कंसर्न टाइम टेबल से है। जैसे मैं अवेलेबल था तो मैं आ गया, और सपोज अगर मैं ना होता तो आपको इम्पैक्ट आता कि नहीं आता। लेकिन क्या अकाउंट्स ऑफिसर वालों को इम्पैक्ट आता, नहीं आता। क्या एडमिन को इम्पैक्ट आता, नहीं आता। जो क्लास यहाँ रख रहे हैं उनको इम्पैक्ट आता, नीचे जो हमारे पास गेट कीपर है उनको इम्पैक्ट आता, नहीं आता। उनको इम्पैक्ट कब आएगा, जब नीचे गाड़ी वगैरह, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो चीज उनको तंग करेगी, नाउ दे हैव द राइट, स्टेट का मतलब दे हैव द राइट टू डू समथिंग व्हिच दे सी अगेंस्ट देयर ऑब्जेक्टिव गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां उन्हें लगेगा यार ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कहने का ऑप्शन है कि नहीं है, बेटा कल हम क्लास रख रहे हैं 6 से 8, टाइम टेबल बता दो, क्या मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, पहली बात 6 से 8 का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकता। रियल चांसेस है, जैसे हमारे पास अली भाई हैं, क्योंकि वो ऑफिस भी जाते हैं और वो अपना टाइम इवनिंग में रख लेते हैं, लेकिन अभी नहीं रखते, नॉर्मल थोड़ा मिड होने के बाद रखते हैं। लेकिन क्योंकि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप सुबह 10 से लेकर 6 तक आते हैं, तो आपको 6 तक ही रखा जाए, फिर इसके बाद आपको आपकी एक्टिविटी। तो बहुत से लोग हैं जो दूर से आते हैं, 1-8 घंटे का रास्ता उनके घरों पर जाने का, थोड़ा सा मिसहैप ना हो। तो ये चीजें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला। अच्छा, अब हम एक एरिया आगे और पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं कि बोर हो रहा हो, चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा ऐसा है, अब देखो यहाँ पर जो मैंने विजन मिशन बताया, ये बुक के किस समय, अब आपके पास एक बुक इंशाल्लाह भी आने वाली है, हमारे ग्रेट टीचर है सर तारिक करीम साहब, उन्होंने माशाल्लाह 2000 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, 2000 क्वेश्चन आईटीबी के। और मैं इतना कहता हूं कि अगर वो शख्स, कोई भी इंसान उस 2000 सवालों को अटेम्प्ट कर लेना, इसका मतलब यह है 2000 सवाल इज इक्वल्स टू बुक, यानी उसने पूरी बुक को पढ़ लिया। बात समझ आ रही है। तो आपकी इस बुक में इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से, ये वाले एरिया से, यहां से लेकर यहां तक सर की बुक है प्रैक्टिस की, उसमें सर ने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 68 तक सवाल बनाए हैं। और आपके आईटीबी के मॉडल पेपर में 2 सवाल इस एरिया से आए हैं। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा अगर इस एरिया को मिस कर दे तो सर की बुक में से कितने सवाल नहीं कर सकेगा, 8 सवाल, और आईटीबी के मॉडल पेपर से कितने सवाल नहीं कर सकेगा, 2 सवाल, यानी कि 10 सवाल अटेम्प्ट करने से वो रह जाएगा। फिर इवेंचुअली क्या होगा, अगर उसके पास 50 सवाल में से 5 सवाल इससे रिलेट आ गए तो उसकी मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, आप पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ो। यानी सब चीजें प्लानिंग करते हुए डिसाइड होनी चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनता है, दादा कहाँ जा रहे हैं, दादा जा रहे हैं फार्म हाउस, गाड़ी कौन करेगा, गाड़ी तू कर ले। बिरयानी कौन बनाएगा, तू बिरयानी कर ले, तू इसका बंदोबस्त कर ले, ठीक है ना। तू फार्म वाले से बात कर ले, तू बैट बॉल ले आना, तू फला चीजें ले आना, शीशे का बंदोबस्त तू कर ले। अब सबने क्या किया, जिम्मेदारियां बांट ली। अब जिम्मेदारियां बांट ली, अब मुझे बताओ बिरयानी खराब आई, किसको बोलेंगे, इसकी जिम्मेदारी। यानी कहने का मकसद है अब जो इवेंट की बजाएगा उसकी बजाएंगे। अब अगर कोई ये नहीं लाया, अब तलब हो रही है खाने के बाद, अब कहां से लाएंगे, तो वहां तो है नहीं। तो अब कोयले नहीं लाया शीशे के लिए, बजाओ उसका।
तो इसका मतलब यह है कि हम हर चीज को टारगेट करते हैं, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। इससे क्या होता है, अगर एक ही बंदा सब काम कर रहा है, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर जब अब एक ही दोस्त सारे काम कर रहा है और अब अगर बिरयानी खराब आ गई, सुना के देखो, इतनी चमाटे मारेगा ना तुम लोगों को, बोलेगा दादा सब मैंने ही किया, आपको सिखा, मुझे बताया, खुद कर लेगा। लेकिन जब आपने सेग्रीगेट किया काम, तो क्या फायदा होगा, एग्जैक्ट पोजीशन दे दी, एग्जैक्ट ऑपरेशन दे दी है, अब वो अकाउंटेबल है उसी एक स्पेसिफिक काम का। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सीखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि सारे काम क्या मैंने खुद करने हैं या मैंने अपने कामों को बांटना है। तो हमें बांटना भी सीखना पड़ेगा, गधे नहीं बनना है। हम काम करने नहीं आए, हमें काम करवाना सीखना है। We are here to learn people management. हमें यहाँ लोगों को मैनेज करना सीखना है कि किस बंदे को किस एरिया में रखूंगा तो मेरी ग्रोथ बढ़ सकती है, किस जगह पे क्या काम करना है मेरी ग्रोथ बढ़ सकती है। स्ट्रेटेजी सारी चीजें, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये पूरा एरिया हिरार्की बना दी। हिरार्की क्या है कि मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है जो घूमने के लिए पैसे जमा कर रहा है, सबने उसको पैसे आगे जमा कर, अब एक बंदा जा रहा है कहाँ पे, देख ऑर्डर करना। अब बोलेगा देख बोल रहे 10,000 की, हाँ बोल दू ना बोल दू, तो वो देखेगा पहले क्या, पैसे देखेगा। इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग किसके पास है, पैसे वाले। किसके पास है, पैसे वाले, उसके पास है नहीं। लेकिन अगर उसको पैसे दे दिए, अब डिसीजन मेकिंग किसके पास है, इसको बुक में क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन भी सकते हैं। क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं करते, करते तो है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं, भाई जो दिल करे वो कर ले, यानी डिसीजन मेकिंग का तेरे को राइट दे दिया। जैसे हम मैकेनिक के पास जाते हैं, यानी गाड़ी सही कर दे, कहते हैं, अब वो उसको कहते हैं दादा 2500 तक के काम में जो तुझे करना है कर, लेकिन इसके बाद अगर कुछ निकले तो प्लीज फोन कर लेना। तो आप क्या करते हैं, टू सम एक्सटेंट उसको डिसीजन मेकिंग का राइट देते हैं। उसके बाद अगर डिसीजन मेकिंग आप अपने पास रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अब मेरे डोमेन से बाहर है, अब कोई बड़ा खर्चा करवाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत है। दिस इज व्हाट वी कॉल द हिरार्की। एक काम जिसके लिए मेरे पास परमिशन थी मैंने दे दी, लेकिन मेरे पास मेरे से ऊपर कोई, अब वही गाड़ी अगर आपके अब्बू बनाने जाए तो कोई मसला आएगा, उनको किसी से पूछने की जरूरत है। हाँ उस मैकेनिक को उनको बताने की जरूरत है, लेकिन उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट हिरार्की है। तो हमारी हिरार्की समझी जाती है हमारी पावर को, तो मेरी पावर है सिर्फ काम को करवाने की, काम ऐसे होगा कि नहीं होगा इसकी डिसीजन मेकिंग मेरे पास नहीं है। तो ये भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे। ऑनलाइन में बच्चों को बात समझ आ रही है भाई? आप में से सबको यहाँ बात, कुछ लिखते भी जाओ, अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है सिर्फ सुन सुन के ऐसा ना नींद आ जाए, तो कुछ अगर अपने पॉइंट्स आप लिखना चाहते हैं अपने पॉइंट्स लिखें, ट्राई टू राइट इट डाउन, कॉपी करें, चीजों को कॉपी करें, गलत करें अपनी जबान में करें, रोमन उर्दू में करें, जो करना है बस। जी बच्चे, हिरार्की, मुझे एक बात बताओ, एक होता है टीचर, स्कूल में होता है मैथ्स का टीचर, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, फिर आते हैं एचएम, फिर आता है प्रिंसिपल। ये क्या है, हिरार्की है। हिरार्की डिसाइड होती है कैसे कि मैं सारे काम का डिसीजन ले सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं अल्टीमेट हिरार्की हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने डिसीजंस को नीचे रख दिया है, लोगों को बांटना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी हिरार्की में क्या आ रहा है, ऑफिसर भी है, मेरी हिरार्की में सीनियर ऑफिसर भी है, मैनेजर भी है, सीनियर मैनेजर भी है और एचओडी भी है। यानी हर काम के करने के लिए मैंने एक सुपरवाइजर बना दिया है, कुछ काम की डिसीजन मेकिंग मैंने उसके हाथ में रख दी कि आप जानो आपका काम जाने। ये काम मैंने क्यों किया, हर चीज के लिए मुझे आके पूछना शुरू कर दे तो मैं काम करूंगा जवाब दूंगा। तो मुझे ये सिखाना पड़ता है अपने लोगों को कि किस काम के लिए आपको क्या करना है। फिर आप यहाँ पर काम करने के तरीकेकार बनाते हैं कि इस काम को करने के 5 तरीकेकार है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अल्फाज में कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसे हम कहते हैं।
क्या बोले बच्चों? एंटिटी। एंटिटी एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर आप अपने काम को परस्यू करते हैं, ये एक एंटिटी है मेरी। सही है। जैसे हम कहते हैं ना प्रीमिसेस, एक वर्ड यूज किया जाएगा प्रीमिसेस का। प्रीमिसेस क्या है? एक ऐसी जगह जहां काम हो रहा हो, एक ऐसी जगह जहां आप रह रहे हो, यानी कि वो किसी ना किसी चीज के साथ, पर्पस के साथ एसोसिएटेड हो। ये मेरी प्रीमिसेस है। भाई क्या होता है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी प्रीमिसेस। क्या होता है भाई, मेरा ऑफिस है। तो ये आपने एलोकेट कर दिया। एंटिटी एक ऐसा इदारा जहां पर वो काम परस्यू किया जा रहा है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल एक एंटिटी है, वहां पर लोग जमा होते हैं, उनके अपने अपने पर्पसेस हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बात बताओ, एक हमारे पास डॉक्टर होता है जनरल फिजिशियन, सुना मैं नहीं कहता अपने को फुल टूज डॉक्टर बनने का, ठीक है ना, कि सबका बताओ कि क्या चल रहा है पूरी बॉडी में। लेकिन एक होता है वो कहता है कि यार मैं बनूंगा ईएनटी। सही है ना? नाक, थ्रोट, सॉरी सही बोला, नोज, थ्रोट और एयर, ईएनटी। कोई बनता है कार्डिक, कोई बनता है न्यूरोसर्जन, कोई बनता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ये डॉक्टर्स से मुलाकात हुई है कभी जिंदगी में? देखा है ना? इसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहते हैं डिविजनलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिविजनलाइजेशन। हमने हर काम, अब ये डिवीजन किस पे किया? बेस्ड ऑन द कस्टमर, बेस्ड ऑन द पेशेंट, कि जिस तरह का पेशेंट आएगा उसको डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड बंदा मौजूद है। और यही काम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हमें पूरे कुछ बंटियां दे देते हैं, हरा भरा पानी दे देते हैं और पानी वाले इंजेक्शन लगाते हैं, वो बोलते हैं जा ठीक हो गया। ठीक है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, नॉर्मल बुखार जब हमें होता है हम आखान तो नहीं जाते, आखान जाएंगे रेट सुन के ठीक हो जाएंगे हम, ठीक है भाई कोई मसला नहीं, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो हम ये काम तो करते नहीं है। नॉर्मल जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ पर पेशेंट को जिस तरह देखते हैं आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है, अल्लाह का शुक्र करके यार भाई मैं तो सबसे ठीक हूँ, चलिए चलते हैं। तो कहने का मकसद है कि देखो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, बस उसको नाम दे के आइडेंटिफाई करना है। आपने पहले पहले हम सुनते थे कि भाई, हम फीमेल्स का सुनते थे कि ये क्रीम आ गई, ये लोशन आ गया, ये फेस वॉश आ गया, अब मर्दों में भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्किन केयर रूटीन बनाने वाली कंपनीज थी, स्किन केयर बनाने वाली जो कंपनीज थी, उसमें क्या हुआ, उन्होंने अब जेंडर वाइज क्या किया, एक डिवीजन बनाया कि फीमेल ओरिएंटेड जो कंज्यूमर है उनके लिए ये, मेल ओरिएंटेड जो कंज्यूमर है उनके लिए ये, फिर मेल में भी कौन सा, मेन आ गया, टीनेज आ गया और बेबी प्रोडक्ट्स आ गए। तो जॉनसन्स बेबी को देखो तो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहा है, फेयर एंड लवली को देखो तो फीमेल के अंदर काम कर रहा है, निविया देखो तो मेल एंड फीमेल दोनों में काम कर रहा है, पॉन्ड्स देखो तो मेल एंड फीमेल दोनों में काम कर रहा है। लेकिन पहले पॉन्ड्स सिर्फ किस में काम करता था, फीमेल्स में काम करता था, अब उसने मेंस में भी काम करना शुरू कर दिया है। बहुत से आप अब जैसे पहले के दौर में बियर्ड ऑयल वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर ने बताया कि ये चीज भी होनी चाहिए, तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। फिर आपके पास बहुत सी वैक्स आना शुरू हुआ, 10,000 चीजें आपके पास आनी शुरू। तो लोग बताते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, और बिजनेस उस तरह से चीजें को करता है। जी देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज वांट हो, बाज दफा नीड भी बढ़ जाती है। देखो जैसे जैसे आपकी लाइफ की हिरारकी बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे आपकी लाइफ इंप्रूव होती जाए, देखो पहले अगर हम इस स्टेज पे बात करें तो हम कहेंगे यार कहीं भी बैठ के चाय पी लेते हैं, यार क्या है दोस्तों में बैठ रहे हैं, अभी पैसे जितने उस हिसाब से बात कर। फिर थोड़ा अच्छा कमाने लगेंगे तो फिर हम बोले यार छोटू चाय वाला में बैठते हैं, अच्छी जगह पे। इससे बड़े होंगे तो हम ग्लोरिया और एक्सप्रेसो की बातें करना शुरू कर देंगे। ओवर द हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, हमारी नीड्स को चेंज करता है। देखो एक गरीब बंदा है, उसके लिए आज भी जिंगर खाना वांट्स है, लेकिन आपको, आप लोगों के लिए जिंगर खाना वांट्स नहीं है। हफ्ते में एक दफा भी बाहर का नहीं खाएंगे, रोज घर का खाएंगे। सही है ना? तो ये हमारी नीड में आ चुका, अब हमारी चीजें वांट्स में नहीं रही है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है अपनी लाइफ के अंदर, क्वालिटी आती जाती है, तो चीजें हमारे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। जो किसी की वांट है मेरे लिए वो नीड बनना शुरू हो रही है, जो मेरे लिए वांट है वो किसी की नीड है। अब मिसाल के तौर पे मैं बाइक पे घूमता हूँ या मैं, मेरे पास छोट, बाद लोगों की वांट नहीं है, नीड है आईफोन रखना, क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल है, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, उनको मीटिंग्स पे जाना है, उनको अपने आप को ड्रेसअप करना है,
ब्रांडेड क्लोथ्स का लेना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बाद लोग कहते हैं नहीं यार एक चीज अच्छी हो, लेकिन लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो नीड वांट्स नीड्स में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इवेंचुअली। अहमद रजा का सवाल है सर नीड टू टी हुई ना वांट अब किसी स्पेसिफिक, नहीं बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। अब आपको चाय नहीं पीनी, अब आपको चाय के साथ जगह की भी जरूरत होगी कि अच्छी जगह पे चाय पीएंगे, ठीक है ना, अब अच्छी जगह की चाय पियेंगे, तो ये अच्छी जगह जो बोल रहे हैं ना, अब आपकी ये वांट नहीं रही है, अभी आपकी नीड बन गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे मिसाल के तौर आपका ऊपर सवाल है, एक बेटा पहले इनका जवाब देखो। अच्छा सर शेयर वाले बिजनेस में हिरार्की सीन तो नहीं होता? बेटा देखो मेरे बच्चे, उसे उस बिजनेस में जिसमें शेयर्स इंक्लूड होते हैं उसको हम कहते हैं कंपनी। और आपने मुझसे जो सवाल पूछा है, ये जो बेसिकली आपने सवाल पूछा है, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर दूं, पहले मैं आपका सवाल पढ़ लेता हूं। सर शेयर वाले बिजनेस में हिरार्की सीन तो नहीं होता, उसमें तो वोटिंग बेस होता है, जिसकी मेजोरिटी होगी। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, शेयर होल्डर इस पेज के इस चैप्टर के अंदर जब हम स्टेक होल्डर पढ़ेंगे, उसमें इंटरनल स्टेक होल्डर के अंदर हम जब शेयर होल्डर की बात करेंगे तो वहां पर ये मेंशन किया जाएगा कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे ऑपरेशंस। तो डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए वी हैव टू मेक अ हिरार्की, क्योंकि बात सारी है कि शेयर होल्डर्स ओनली वी ओनली पार्टिसिपेट देम व्हेन वी नीड देम, और हर जगह पे हमें उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एवरी शेयर होल्डर डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू पार्टिसिपेट इन एवरी एरिया। मैं अगर आज के दिन आपसे पूछ लूं कि बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, तो क्या आप बता सकोगे? आप भी तो शेयर होल्डर हो ना। लेकिन अगर मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ा दूं और फिर मैं बोलूं जरा मुझे बताएं, नहीं बेटा ये आप थोड़ा अलग लेके चले गए चंदा, अहमद रजा आप अलग सीन पे लेके चले गए हो, वो मेजोरिटी की जो आप बात कर रहे हो वो एक अलग है चंदा, आप थोड़ा अलग डाइवर्सिफाई। आपके सवाल का जवाब बहुत वैलिड है, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है कि इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो हो सकता है किसी और जगह से कॉन्ट्रडिक्ट करके पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको स्टे करना पड़ेगा। ये आपने जो मुझे परसेंटेज दी है, इस बात से पता चल रहा है कि आपने कुछ कंसोलिडेशन और ये तमाम चीज़ों को थोड़ा देखा है कि मोर देन 50% अगर वो चीज़ हो जाए तो वो सब्सिडरी के अंदर कंसिडर होती है। बेसिकली कंपनी को चलाना अलग बात है, कंपनी को ओन करना अलग बात है। ओनरशिप के अंदर हिरार्की नहीं होती, कंपनी को चलाने के अंदर हिरार्की होती है। हिरार्की कंसिडर की जाती है मैनेजमेंट के लिए कि हाउ मेनी पीपल विल गोइंग टू मैनेज दैट पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब यहाँ आए तो आपने बोला होगा सर डिस्काउंट है, तो बोला हाँ है, फिर आपने बोला नहीं सर 10-15% नहीं चाहिए मुझे तो 25-30% चाहिए, तो उन्होंने बोला होगा पूछ के बताता। इसका मतलब ये है कि कुछ डिसीजन हिरार्की में उनके पास कुछ डिसीजन मेकिंग थी, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने अपने अपर हिरार्की से पूछने की जरूरत पड़ गई। तो हिरार्की का मतलब ये होता है हाउ मेनी पीपल विल गोइंग टू ऑपरेट द टास्क एंड हु विल रिस्पॉन्सिबल टू आंसर हु। कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है आंसर देने के लिए? मैं किसको रिस्पॉन्सिबल हूँ आंसर देने के लिए? अपने सीनियर्स को रिस्पॉन्सिबल। क्या इस जगह के जो ओनर है वो किसी को रिस्पॉन्सिबल है? ना, बिकॉज दे हैव द अल्टीमेट पावर। जी बहुत फर्क है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अभी मैंने दोस्तों वाली एग्जांपल दी, मैंने हिरार्की बना दी ना। हिरार्की बनाने से क्या हुआ? आपने आपने कहा इसको आसान सा दोस्तों की एग्जांपल समझते हैं। अब ऐसा है कि ये काम करेगा मिस्टर ए, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक काम किया, मैंने मेरे पास एक, इसको बिजनेस से भी थोड़ा समझा देता हूँ। मेरा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब मेरे पास एक प्यून आता है और वो कहता है कि भाई बल्ब खराब हो गया। क्या खराब हो गया? बल्ब खराब। अब मुझे मैं उसका खर्चा कितने है? 250 रुपये। मैं जाता हूँ फौरन से अपने इस डिपार्टमेंट के एचओडी के पास, मैं बोलता हूँ 250 रुपये देना। क्यों? बल्ब ठीक करना। बोलेगा पागल तो नहीं, अब ये काम करने के लिए मैं रह गया, लेकिन ये काम करना जरूरी। अब वो क्या करेगा? उसने बोला एक काम करो, उसने कहा अपने मैनेजर को बुलाया, उसने बोला एक काम करो स्लैब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लैब। अगर 2000 तक का खर्चा है तो जो हमारा ऑफिसर है इसके पास
अथॉरिटी है अप्रूव करने की। 2000 से ऊपर है तो इसके पास अथॉरिटी है, 2000 से 3000 4000 से ऊपर है इसके पास। अब मैंने क्या किया, हर जगह पे एक ना एक चेक पॉइंट रख दिया। अब मिसाल के तौर पे किसी के 10,000 है, सीनियर मैनेजर ने अप्रूवल दे दिया, अब उस पे चेक पे साइन करवाने के लिए 2 लोगों का साइन चाहिए होगा, एक मैनेजर के खुद का और एचओडी के खुद का। ऐसा नहीं कि मैनेजर ने अप्रूव तो कर दिया लेकिन इवेंचुअली स्टेट को तो पता होना चाहिए ना, एचओडी। तो हम अपने काम को डिवाइड भी कर रहे हैं, डेलीगेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने उनको ये कहा है कि आपको कोई देख भी रहा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ पेटी कैश फ्लो। देखो आप अपने पॉकेट मनी को, आपके पास है जो एक सर्टेन पॉकेट मनी आपकी होगी महीने की, उसके अंदर जो करना है करो, कोई पूछ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका पैसा निकल गया, स्लैब आगे बढ़ गया, अब आपको पूछने की जरूरत है, बेटा अभी तो दिए थे। तो ये आपको सिखाता है, ये आपको ये चीज सिखाता है किस तरीके से काम करना। तो हिरार्की क्या है, नंबर ऑफ पीपल with their respective responsibility and every people is responsible to someone else। मैं अब मिसाल के तौर पे क्लास, ये जो भाई हमारे क्लास लगाना है, हिरार्की का तो हिस्सा है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कौन पूछ सकता है, मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं उनको कुछ गलत बात नहीं कह सकता, मैं उनको डांट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनका डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट है, मुझे इनके डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलना पड़ेगा कि सर मुझे एक चीजें आहिस्ते आहिस्ते समझ आएंगी। सिर्फ मैं आपकी फाउंडेशन बनाना चाह रहा हूँ, एक कंफर्ट लेवल देना चाह रहा हूँ कि ये वही बातें हैं, बस नाम नहीं पता था आपको, आज से पहले पता सब था, बोलते क्या थे नहीं पता था। तो हम यहाँ सीखेंगे बोलते क्या। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फ्यूचर आउटलुक में आ गया विजन, फिर ओवरऑल पर्पस पे आ गया हमारा मिशन, जर्नल ओवरऑल। जर्नल एक होता है ओवरऑल, कि मैंने जो पाथ डिसाइड किया मैंने तो आपको अभी समझा दिया बुक में, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा हुआ। किसी का कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आ रही तो प्लीज पूछ लें, अगर नहीं है तो जरा हम ये विजन वाले एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये विजन वाला एरिया कौन कौन रीड करेगा? आप करेंगे रीड जी? आप पढ़ना, ये पढ़ रहे भाई, पढ़ रहे से पढ़ो। यानी विजन ताल्लुक रखता है किससे? फ्यूचर से। प्रेजेंट से ताल्लुक रखने वाली चीज विजन नहीं कहलाएगी, वो मिशन कहलाएगी। ये बात समझते हैं आगे। क्योंकि जब तक मैं अपना फ्यूचर नहीं देख सकता, तब तक मैं आज काम क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता चलेगा। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मसला रहा है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डुअल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने एप्टेक से कंप्यूटर का कोर्स किया 3 साल वाला, और अभी डेटा साइंसेस की मास्टर्स में मैंने एडमिशन ली। अब जब भी मैं कोई इस तरह की उठपटांग हरकत कर रहा था, मुझे एक बात, भाई बनना क्या चाहता है। तो बार दफा आपको नहीं पता होता कि इवेंचुअली आप जाना ना चाहते, तो आप बहुत से पाथवेज को ट्राई करते हो टू गेट द वाइब कि इवेंचुअली आपको बनना क्या है। क्योंकि मसला सारा ये था कि विदाउट पेरेंट्स 11 साल की उम्र से अपनी लाइफ को जिस तरह मैंने लेके चला हूँ सेल्फ पे, तो मैंने हर तरह की ऑड जॉब्स की। तो हर ऑड जॉब करते करते हर जगह का एक्सपीरियंस इतना आता गया कि इवेंचुअली मुझे लगना शुरू हुआ कि मुझे अगर जिस मकाम पर पहुंचना है तो मुझे कोई एक काम करके जरूरत नहीं है, मैं हर काम करके भी आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात समझ आना खुद शुरू हुई कि एक काम करने के पीछे एक फायदा नहीं, बहुत से। एक तो होती है आपकी आइडेंटिटी कि आप करते क्या, आपका बिजनेस क्या। फिर दूसरी चीज आपके पास होती है कि आप अपने तमाम इफेक्टिव ऑपरेशन उसी जगह पे फोकस करते हैं। तो फ्यूचर का पता होना, यानी कि देखो क्या वो रेंज हो सकता है ब्लर हो कि आपको कितना अमीर हो, लेकिन आपको ये पता है कि आपको अमीर जरूर हो।
ये आपको सक्सेसफुल जरूर है। तो फ्यूचर का देखना बड़ा जरूरी है। अगर आज से बैठ के आज अपना कल नहीं देख रहे तो फिर आप क्या देख रहे हो, तो आपको देखना शुरू करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे पाथवे जो आपको डेली लाइफ के क्या करे, इंस्पायर करता है कि नहीं यार मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने यहाँ पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, वो स्लो बेबी स्टेप चलेगा। आगे बढ़ो। भाई कैसे बनना चाहती है और क्या बनना चाहती है, इस पे ही सारी बहस है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं, ये देखना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा फिर पढ़ो। भाई मैं वॉलमार्ट बनना चाहता हूँ। बनो, आना तो ठीक है, लेकिन 6 महीने में बनना चाहता हूँ, ये तो ना बोलो ना। आपको हर चीज अचीव हो जाएगी, लेकिन इस तरह भी आप बातें ना करो कि बंदा बोले कि भाई यार सर अच्छी, ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना रहो कि लोग भोंगा बोलना शुरू कर दें आपको। ठीक है ना, आप टारगेट बनाओ। आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि ऐसा ड्रीम बनाओ कि सब हंसें। ड्रीम ऐसा बनाओ ना, अप्रोच ऐसी नहीं बनाओ। फर्क, सुनने में फर्क है। ड्रीम ऐसा बनाओ कि सब हंसे, अप्रोच ऐसी ना बनाओ कि सब हंसे। अप्रोच रियलिस्टिक ही होना जरूरी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो रहा होगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, एक दिन बुर्ज खलीफा बना, इतना बड़ा टावर बना, बहुत सी चीजें हमारी दुनिया में बनती हैं। विजन जब होता है, इलॉन मस्क ने कहा कि मैं फला इलेक्ट्रिकल कार बनाऊंगा, लोगों ने इसके ड्रीम पे हंसा, लेकिन उसके जो ऑपरेशन में वो जो काम कर रहा था उस पर नहीं हंस रहे थे, उस पर बड़े कंसर्न थे कि यार ये काम जो कर रहे थे। ऑपरेशन बताते हैं कि आपका जो ड्रीम है उसके लिए आप कितने सिंसियर हो और आपको किस तरह से लेके चलना है। तो आपके ऑपरेशन बड़े स्मार्ट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने, अप्रोच बेहतर होनी चाहिए कि आपको पहुंचना कैसे। अगर आपने शॉर्टकट्स लेना शुरू कर दिए तो विजन तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल विजन नहीं होगा, आप मार खा गए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैं PRC 5 के पेपर है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आ गया हूँ, मुझे अगर मैं एक काम करूँ, मैं टीचर्स को बोलूँ कि यार जून अटेम्प्ट या सितंबर अटेम्प्ट के जो बैच चल रहा है उसके लेक्चर्स मुझे दे दे, और मैं धड़ाधड़ लेक्चर देखना शुरू कर दूँ, और मैं बोलूँ दिसंबर अटेम्प्ट को मैं सितंबर अटेम्प्ट बना लूँ। तो ये क्या अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच है? और आप उल्टा आप टेंशन में आ जाओगे कि भाई मुझसे तो कवर ही नहीं हो रहा। अब आपने तो बोंगी मार दी कि भाई मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ड्रीम के पता चल जाए। बेटा पता चल जाएगा, फिर यहाँ क्लास से तो लो आप। आगे आगे में, और ये रिटर्न व्हेन रिटर्न होना चाहिए स्टेटमेंट, शॉर्ट सिंपल। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं हमेशा एक बात पे बड़ा वो करता हूँ कि सीए करने वाले बच्चों को पता होता है कि वो सीए कर रहे हैं, एसी से करने वाले बच्चों को पता नहीं होता वो एसी से करेंगे सीए करेंगे। क्योंकि होता यह है कि एसी से करने वाले लोगों को, लोग आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले या किसी भी जगह पे अगर एडमिशन ना मिले तो वो अपने आप इस क्वालिफिकेशन को सेकंड ऑप्शन रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रोफेशन को फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, उनको पता होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ये बनना है। जब वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उनकी सारी हार्डवर्क डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलती है। उन्हें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सारी हार्डवर्क चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो बनना डिसाइड होता है, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप मल्टीपल डायरेक्शन लोगे और हर डायरेक्शन आपको डीमोटिवेट करेगी टू सम एक्सटेंट। थोड़े टाइम के बाद आपको डीमोटिवेट करना शुरू हो जाएगी, और डीमोटिवेट इस अंदाज में करेगी क्वेश्चनिंग फॉर्म में, क्या आप ये काम ठीक कर भी रहे हो, उससे फायदा होगा भी कि नहीं। क्योंकि देखो जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो लोग आपको आते हैं पूछने के लिए कि हाँ कहाँ तक पहुंचे। तो बाज दफा जब आप लोग पूछते हैं कहाँ तक पहुंचे और आपका विजन क्लियर नहीं होता तो आप उनको सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे सकते। जब आप उनको सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे पाओगे तो वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि जब तुझे पता नहीं है कि तुझे बनना क्या है तो ये काम कर क्यों रहा है। तो ये उनका कहना आपको और ज्यादा डिमोटिवेट कर देगा। यार बात तो इवेंचुअली सही है कि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, जब मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है तो मैं काम कर क्यों रहा हूँ। तो इवेंचुअली आप क्या करते हो, काम छोड़ के दूसरे काम को
फिर वही लोग जिन्होंने आपको ये बात कही थी कि ये काम क्यों कर रहा है, फिर जब आप दूसरा काम करने लगते हो तो वही लोग कहते हैं कि यार एक काम कर रहा था, कभी तू ये करता है, कभी तू ये करता है। तो यही होता है दोस्त, वो तो बोलते रहेंगे कभी इस तरीके से तो कभी इस तरीके से। यू हैव टू बी फर्म इनफ कि आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्त, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं भाई। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? अनम बेटा तू सब ले ले, बेटा तू सुपरमैन चल रहा है, तू सब ले ले, तुझे जो चाहिए तू वो ले ले। अब ये देखो कंपनीज के बारे में लिखा हुआ है, बस ध्यान से लेना बेटा। अब यहाँ पर आपके पास चीजें लिखी हुई, एग्जाम्पल कोको कोला, इसको जरा एक दफा रीड आउट कर ले, इसको जरा एक दफा सुकून से रीड आउट कर ले। ये हर किसी का आपके पास लिखा हुआ है कि किसके क्या विजन है, ये देखिए खुद से सेल्फ पढ़ने को मसला की बात नहीं। जी, पोर्टफोलियो, मैंने आपको डे वन में क्या बताया था, जब पहला इंटर हुआ था क्या बताया था मैंने, क्या किया है, मैं क्या काम करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो था। मेरा एक्सपीरियंस मेरा पोर्टफोलियो था। कंपनी का भी अपना पोर्टफोलियो होता है कि यार इस कंपनी ने किन किन जगहों पे काम किया है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे। आसान कर दें आपकी सीवी, आपको पोर्टफोलियो, जो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या क्या किया, वो सीवी बता देगी कि आपने क्या किया। जी बिल्कुल, सब बता देगी ना कि आपका पोर्टफोलियो किस लेवल पे काम करते थे, क्यों जॉब छोड़ी, किस लिए छोड़ी, क्या मसला थे, सब बता जी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे पता चल जाए कि आप क्या हो। अब वो एक इंसान के लिए यूज होती है तो हम उसको सीवी के मायनों में ले आते हैं, कंपनी के लिए यूज होती है। सर विल यू रिपीट द लेक्चर आफ्टर दीज डेमो क्लासेस, आई कैन टेक दीज क्लासेस। ठीक है भाई, सारी चीजें रिवाइज होंगी, आप फिक्र नहीं करो, हर हर चीज रिवाइज होगी मल्टीपल टाइम। मिनिमम मिनिमम 5 दफा कोर्स रिवाइज होता है, 5 दफा कोर्स रिवाइज होता है, 5 दफा। मार्च में भी हुआ, जून में भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सितंबर में भी अभी चल रहा है, और आप लोग 5 दफा मिनिमम, मिनिमम 5 जी। Be responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities। मतलब ये सोसाइटी का क्या है, प्लेनेट का मतलब सोसाइटी, कि आपकी कम्युनिटी से हमने कल बात की ना, आईबीए वालों को इतना वो मिलता है क्योंकि उनके एलुमनाइज हर जगह है। हम अगर एक सोसाइटी बना लें, सोसाइटी का मतलब ये कि भाई एक काम करते हैं कि हम जब पीआरसी कर लेंगे ना, तो पीआरसी करने के बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों का एक सोसाइटी बना देंगे। अब पूरी सोसाइटी क्या करेगी, वो बच्चे जो नए एडमिशन आ रहे हैं उनको हर दफा गाइड करेगी कि देखो आपने फला सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, आपने ऐसी चीज पढ़नी है, इन चीजों में आपके सवाल होने चाहिए, इन चीजों का आपने खुद, दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर सोसाइटी। लोगों को जब आप गैदर कर रहे होते हो तो आपको बेहतर समझ आता है कि क्या। लेकिन इवेंचुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा काम हमारा खराब हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली ये सोसाइटीज क्या होती है, ये हेल्प आउट कर रही होती है। आप स्कूल में कभी आपके यहाँ सोसाइटी है, येलो सोसाइटी, येलो हाउस, पर्पल हाउस, ये हाउस अगर के शशके देखे हो तो आपको पता होगा। लेकिन वो सोसाइटी के स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं तो फला, तो वो सोसाइटी क्या करती है, उस पूरे डोमेन का पार्टिसिपेशन होती है। रीड कर लिया, ये अगर प्रॉफिट वाला एरिया रीड नहीं किया तो ये भी कर लें।
जी नहीं, देखो मुझे एक बात बताओ, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। शेयर्स का मतलब है लोगों से पैसे मांगना। क्या हर बंदा लोगों से पैसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता। इसका मतलब ये कि कोई क्राइटेरिया होना जरूरी है लोगों से पैसे मांगने, और लोगों से पैसे ऐसे नहीं मांगे जा रहे। आप अपने बिजनेस की ओनरशिप का कुछ परसेंट दे रहे हैं उसके रिटर्न में। मिसाल के तौर पे ये 10,000 रुपए का फोन, आपने कहा सर 500 रुपये मेरी तरफ से, 500 रुपये इसकी तरफ से, 1,000 रुपये इनकी तरफ से। अब ये पूरा मोबाइल 100% मेरी अथॉरिटी नहीं है, उसमें 500 रुपये की मलकियत की जो परसेंटेज है वो आपकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है, आप सबकी है। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर इस फोन पे 100% कंट्रोल मेरा है, राइट्स मेरे हैं, तो ये बात सबके राइट्स। हाँ, इस फोन का जो पर्पस है वो सिर्फ मुझे ही पता है। इस फोन को उस पर्पस के लिए यूज कैसे करना है वो मुझे ही पता है। अब मैं आपको ये कहूंगा, ऑल्दो यू हैव द कंट्रोल ओवर दिस फोन, बट यू कैन नॉट involved in the activity that I am doing. Why? Because you do not consider, you do not relate with the purpose that I am doing at this moment. मैंने फोन लिया है बच्चों की क्यूरी के लिए। अब आप बोलोगे भाई हर वक्त फोन पे लगा रहता है, फोन छीन लिया, क्यों? मैं भी तो ओनर हूं, मैं यूज करूंगा। पर्पस तो अलग है ना मेरा इसका। ये चीज कि पर्पस डिफाइन करता है। अब हमारे पास क्या होता है, वो बिजनेसेस जो लोगों से पैसे मांगते हैं वो कहां पर होते हैं? वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। वो कौन से बिजनेसेस होते हैं? उसको कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नाम से बता रही, लोगों की कंपनी, लोगों ने पैसा दिया है। प्राइवेट कंपनी यानी कि मेरे दोस्त यारों ने, मेरे घर के लोगों ने पैसे दिए हैं। सोल ट्रेडर से मैंने ही पैसे दिए हैं। पार्टनर मेरे साथ मेरे दोस्त ने ही पैसे दिए हैं। तो ये खुद चीजें बता रही है कि कौन। ठीक है दोस्त, एक हेडिंग और पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इस चीज को। मिशन पे आ जाए। मिशन कौन पढ़ेगा भाई? आप पढ़ेंगे? पढ़ो आप। वो भाई पढ़ेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज तेज कीजिएगा। रीजन होना चाहिए, व्हाई यू आर हेयर। सर मैं तो देखने आया हूँ सीए होता कैसे, मैं तो देखने आया हूँ सीए में क्लासेस में पढ़ाते कैसे। क्या इस तरीके से पढ़ सकोगे? क्या अगर आपका पूरे सेशन में ये पर्पज हो कि यार मैं देखना चाहता हूँ मुझसे हो पाएगा कि नहीं, तो इस डिसीजन के साथ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। आपको अपने आप को 100% इन्वॉल्व होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, टू गेट द रिजल्ट। आगे बढ़ो बच्चे। मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, आप सब क्यों हैं? पीआरसी के लिए हैं, सीए के लिए हैं। तो आपका रीजन आ गया, पर्पस आपको पता है। विदाउट पर्पस आप ऐसे आके क्लास में बैठो, कोई बैठने देगा? क्यों बैठे हो आप? पीआरसी के अलावा किसी और, आपने तो एडमिशन लिया हुआ है ना, आप किसी भी क्लास में बैठ जाओ, बैठने देगा कोई? नहीं बैठने देगा। क्यों? आपका पर्पस यहाँ पर आने का क्या था? पीआरसी। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, कोई आपको हटाएगा? नहीं हटाएगा, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट, आपके आने का पर्पस क्या है? इस इंस्टीट्यूट के हो। लेकिन अगर कोई गैर इंस्टीट्यूट वाला बंदा आगे बैठे तो आगे बढ़ बच्चे। मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं ये प्रोडक्ट बना क्यों रहा हूँ। मुझे ही नहीं पता कि मैं प्रोडक्ट क्यों बना रहा हूँ। मैंने ये पीपीटी बनाई, मैंने पीपीटी क्यों बनाई? ताकि मैं बच्चों को आसानी के साथ समझा सकूँ। अब मैंने पीपीटी बना ली, मुझे पता ही नहीं मैंने क्यों बनाई, ऐसे ही बना ली, दिल कर रहा था। तो हर काम ऐसे तो नहीं कर रहे होते ना, इतनी मेहनत इतना टाइम लगाते हो तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। आगे, प्रेजेंट डे, आज के दिन का मतलब अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, इसमें जो आप इन्वॉल्व हो गए, आप अपने मिशन पे आ चुके हो। आगे, यानी कि आपने जो प्लान बनाए थे, स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसके लिए आपने अमल करना शुरू कर दिया है। अमल कैसे करना शुरू कर दिया? आपने सीए में एडमिशन ले लिया है। आगे,
इस साल मैं अपने प्रॉफिट को 15% से बढ़ा 10% से 20% तक लेके जाऊंगा, ये मेरा मिशन है। अब ये मैंने जब अपने शेयर होल्डर को बताया, वो खुश हो गए, अरे यार डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। एम्प्लॉयज को बताया, यार सैलरी बढ़ने के चांसेस। आगे भाई मैं किस तरह 10% अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ? सेल्स बढ़ा के, कॉस्ट कम करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम करके। तरीकेकार भी तो पता होना चाहिए ना। 10% बढ़ाऊंगा कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने भाई को बोला, यार एक काम कर, ये पेन बेच के आ। शाम में भाई आया खाली हाथ, मैंने बोला क्या किया? बोला सबको बेच दी। वाह, पैसे ला। बोला वो तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? सबको क्रेडिट पे बेची। बेचना इट्स नॉट अ बिग डील, पैसे भी तो आने चाहिए ना। अब जितने लोगों को क्रेडिट पे बेची है, अब सबका क्रेडिट पीरियड अलग होगा। कोई 10 दिन में पैसे दे रहा है, कोई तीन हफ्ते में पैसे दे रहा है, कोई 4 दिन में पैसे दे रहा है। अब मेरे पैसे की रोलिंग स्लो हो गई। जितनी रोलिंग स्लो होगी, मैं अपने आगे एक्सपेंस कैसे संभालूंगा भाई? तो मुझे मेरे कैश फ्लो को भी मेंटेन करना है कि मेरे पास, मैं सेल तो कर रहा हूँ, कहने को तो मैंने अपना रेवेन्यू बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन साथ में देखो भी तो सही ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा कि भाई ऐसा हो गया कि मैं इन्वेंट्री हर महीने में परचेज करता हूँ। क्या ये अच्छी बात है? साल के 12 महीने में आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, अच्छी बात है बुरी बात है? जो भी सवाल जवाब आ रहा है बोल दो, अच्छी बात है बुरी बात है? कौन कह रहा है अच्छी बात है? हाथ खड़ा करे भाई। कौन कह रहा है बुरी बात है भाई? कौन कह रहा है कुछ भी नहीं, पागल है, बाहर निकलो यार। अच्छा भाई, ये देखो कुछ लोग कहेंगे अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि थोड़े पैसे लगाने पड़ रहे हैं, थोड़े टाइम की इन्वेंट्री आ रही है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन एक बात तो समझो, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है ना। आज जिस अमाउंट में पैसे लिए, गुड्स लिए, अगले महीने सेम अमाउंट पे गुड्स मिलेगी। इसका मतलब आपने स्टोरेज कॉस्ट बचाने के लिए आपने अपनी उस कॉस्ट को बढ़ा दिया जो आपके हाथ में भी नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट तो मेरे हाथ में थी ना, लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ना मेरे हाथ में है नहीं है? अगर एक चीज मैं 100 रुपए की ले रहा था, तो मैं 1000 भी तो ले सकता था। मैंने कहा यार छोड़ दो, 500 की जरूरत है तो 500 की लेते हैं। लेकिन बात सारी है, अगले महीने लेने गया तो यही चीज 125 रुपए की हो गई। अब मुझे जितने पैसे मैंने वहां स्टोरेज पे बचाए थे, उतने पैसे तो मैंने यहाँ लगा दिए। तो अब ये स्टोरेज की कॉस्ट बचाना मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं 125 को रोकना। 125 की चीज में मार्जिन कितना आएगा? नहीं आ सकता ना समझा। जब चीज महंगी होती है ना, तो मार्जिन कम होता है। वो बिक गई ना उस टाइम। वही तो मैंने पहले एग्जाम्पल बोला कि साल के, वही तो मैं सवाल मेरा यही था ना कि मैं 12 महीने हर महीने इन्वेंट्री ले रहा हूँ, ये चीज सोच के कि स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, कि अगर मैंने स्टोर कर लिया तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस चीज को करते हुए आप क्या कर रहे हो? हर महीने अलग अलग इन्वेंट्री ले रहे हो। स्टोरेज कॉस्ट को कम करने के चक्कर में आपने ये वाली कॉस्ट को बेयर करना शुरू कर दिया जो कि आपकी होल्ड में नहीं है। लेकिन अगर आप एक साथ परचेज कर लो, ऑल दो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी ये वाली कॉस्ट नहीं, बढ़ भी गई तो भी आपको टेंशन नहीं है, आपकी चीज महंगी बिकेगी। पेट्रोल वालों को देखते हैं ना हम, जब पेट्रोल की प्राइस महंगी होती है तो वो क्या करते हैं? अपने पास पेट्रोल बेचना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने सस्ते पेट्रोल बेच लिया होता है, वो महंगा बेचने का चांस होता है। अगर वो रोज का रोज पेट्रोल लेना शुरू कर दें तो अपना मार्जिन थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्त? बेटा देखो, ये आपने अगर वाली जो बात की ना अहमद रजा, मेरा बच्चा, ये देखो, अगर अगर आ जाए किसी चीज में ना तो फिर बात होती नहीं है। देखो इफ, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। हम कोई भी चीज अगर इफ से स्टार्ट करते हैं ना, तो हम भी कोई स्टेटमेंट कह ही नहीं सकते। हम कोई स्टेटमेंट या समझाने के लिए कहते हैं तो इफ, बच्चे को ये तो करता है कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना होशियार है, लेकिन उसे ये बात समझनी चाहिए कि अगर हर चीज में इफ लगा दिया जाए तो फिर बात किसकी करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इस बच्चे ने कहा कि अगर कॉस्ट नहीं बढ़ती तो अगर कॉस्ट नहीं बढ़ती तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फायदा ही है। हम तो बात कर रहे हैं नुकसान का।
ठीक है ना भाई। पेट्रोल की एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल समझा दें। मिसाल के तौर पे चीनी स्टोर करके रख लेते हैं, पता है आगे डिमांड, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, लोग किसी भी प्राइस पे लेके रख लेंगे। जैसे आपको जहांगीर तरीन को पकड़ लिया था, इसी में पकड़ा था ना, क्यों? स्टोरेज कर रहा था शुगर की, ताकि आगे मार्केट में प्राइस बढ़ती, डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम होने में प्राइस बढ़ती, लोग खरीदते। जैसे मिसाल के तौर पे एक दवाइयों में भी ये होता है, आपकी एक गोली है इजी डे करके, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स वगैरह पीते हैं। अब वो गोली है ना बीच पे शॉर्ट हो गई, कोई पता नहीं उसकी एक एमजी का हिसाब होता है, वो एमजी आना शॉर्ट हो गया। अब वो लोगों ने क्या किया, उसको है ना ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, अब बंदा एक बीमारी के लिए गोली खा रहा है तो पैसे दे के खाएगा ना, उसका रेट 450 का पर पत्ता पहुंच गया। हालांकि नॉर्मली कितना मिलता था, 100 रुपये, 450 का पैकेट और 450 का पत्ता दवाइयों पे। सब में ही वो अलग है, वो वैल्यू बढ़ती है दोस्त, वो वैल्यू बढ़ रही है उस चीज। मिसाल के तौर पर आप आज एक चीज ले रहे हो, मिसाल के तौर पर अब आप एक चीज ले आप है ना, जैसे मिसाल के तौर पर वेबसाइट है ना 30,000 रुपए की भी बनती है, और 3 लाख रुपए की भी बनती है, और 1 करोड़ रुपए की भी बनती है, लेकिन सब में एक तो क्वालिटी नहीं है ना, उसके काम को भी तो फर्क है। कितना इनपुट दे रहे हो आप? इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट बनानी है मुझे, बोलेगा हाँ बन जाएगी, लेकिन आपको लगता है बन जाएगी? उसमें एक जगह से डेटा थोड़ी आ रहा है, उसमें कितने रियल इंजन इनपुट है, कितना काम चल रहा है उसके पीछे। तो चीज, हर चीज की जो डिमांड है ना, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट भी लग रही है। फेसबुक बनाना आसान है? कोई यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कहते हैं हाँ आसान है, बना देते हैं। बेटा फेसबुक के पीछे जो इतनी बड़ी कम्युनिटी लगी हुई है, जो आपके इमोजीज को भी देख रही है, जो आपके हर एंगल को देख रही है, तो वो तो पागल तो नहीं है ना। वो पूरा एक साइकी बना के स्टैटिस्टिक्स लगा कर डेटा बैठा हुआ है कि पूरी पूरी आप देख लो। इमरान खान लास्ट दफा जब जीता था, वैसे तो मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर इमरान खान की आप एनालिसिस देखें, फेसबुक खचाखच किस पे भरा हुआ था? उसके वो गिरने वाले इंसिडेंट पे। जब वो जीता था ना इलेक्शन, उससे 2 दिन पहले, नहीं 1 हफ्ता पहले, एक वीडियो कांस्टेंट चलना शुरू हो गई। कौन सी? उसके गिरने के बाद जो वो नहीं हॉस्पिटल पे लेटा हुआ था, बोल रहा था मैं तो सह लूंगा, आप लोग नहीं सह सकेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टैटिस्टिक्स। डोनाल्ड ट्रंप आया फेसबुक की बदौलत आया। आप जो चीजें देखते हो, आप जो बात कर रहे हो, आपका मोबाइल वही चीज आपको दिखाना शुरू कर देगा। पूरी पूरी कम्युनिटी बनी होती है, उस पर काम क्या चल रहा होता है, ये एक पूरा अलग प्रोसेस है। ठीक है दोस्त जी, पूछे। सब जगह है, सब जगह है। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसे कहते हैं ट्रेंड। आपके आपके डेटा को इवेल्युएट करना। गूगल कनेक्टेड है सबसे, गूगल बड़े अब्बू है, उसको पता है सबका, गूगल से। अब जितना कनेक्टेड होगा ना, आपकी हर चीज ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। अब इससे आपको बताया जाता है कि भाई ये पर्सन इससे रिलेटेड, इसको ये तरह की प्रोडक्ट्स पसंद है, ये इस तरह के कंटेंट देखता है, ये इस तरह की चीजों पे लाइक करता है। मीम्स पे जो लाइक करते हैं उनके पास सिर्फ मीम्स ही आ रहे होते हैं, मीम्स ही आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बता रहा होता है, पीछे इंजन चलता है, पीछे लोग बैठे हैं एनालाइज करने के लिए कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। यूट्यूब पे गाने सुनते हैं, यूट्यूब पे गाने सुनते हो आप, फिर बाद में आपको नहीं आपके पसंद की लिस्ट बना देता है। आप गाने सुनो, 6-7 गाने एक साथ सुनो, 2 दफा या 1 दफा, वो आपका मिक्स करके एक फोल्डर बना देगा यूट्यूब। क्योंकि वो अच्छा रिकमेंडेशन भी आपको उसी तरह की आना शुरू हो गई, चीजें आपको ट्रैक कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं और आप सारे स्टूडेंट हैं, अभी मैं और आप नए नए हैं, इसलिए आपको बहुत सी चीजें मेरी समझ आ रही होंगी, बहुत सी चीजें मुझे आपकी समझ नहीं आ रही होंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा यार ये बच्चे को बात समझ नहीं आ रही, तो इसे क्या करो, थोड़ा और समझाओ। तो ट्रेंड देखते हुए मुझे अंदाजा होता है कि किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखें आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं आपसे अच्छे अंदाज में। अपना बहुत ख्याल रखें, किसी को सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए।